नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि स्कूली शिक्षा इस वक्त किस तरीके से डिजिटल मोड में है और डिजिटल एजुकेशन के नज़रिए से पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्योंकि कोविड के चलते स्कूल बंद हैं और देश भर के जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनमें बच्चों की अगर संख्या कहें करीब 240 मिलियन से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हैं। स्कूल कब खुलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए स्कूलों ने ज़्यादातर अगर राज्यों में देखें तो डिजिटल मोड के ज़रिए पढ़ाई शुरू की है। लेकिन इसे लेकर अलग अलग तरीके से सवाल और लोगों की चिंताएं भी सामने आ रही थीं। और अब नई गाइडलाइन सरकार की क्या है, किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस क्लास तक के बच्चों को कितने घंटे तक का एक्सपोजर स्क्रीन का मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और क्या इतने भर शिक्षा से इन बच्चों का काम चल जाएगा, यानी कि परीक्षा के स्तर तक जाने के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या उसे हम पूरा कर पाएंगे, और इसके स्वास्थ्य के पहलुओं को भी समझेंगे हम अपने आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं आज इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं, डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन से। सर, स्वागत है। और डॉक्टर यतनपाल सिंह हमारे साथ हैं, एडिशनल प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एम्स से। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में सेनापति साहब आपसे करना चाहूँगा कि नई गाइडलाइंस को मैं देख रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस इस बात को लेकर भी है कि पढ़ाई शुरू हो, चलती रहे, और दूसरा बच्चों के स्वास्थ्य पर डिजिटल मोड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट असर ना हो, ये भी ध्यान रखा गया है। किस तरीके से, अगर मैं शुरुआत करूं प्राइमरी विंग से, क्या सरकार की मंशा इन गाइडलाइन के जरिए, और मोटे तौर पर अगर ब्रॉडर पिक्चर को समझें तो क्या गाइडलाइंस हैं जो कि राज्यों को फॉलो करनी है? मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया है। It's a good opportunity for me to present my views. ये जो हम गाइडलाइन बना है प्रज्ञाता, ये ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लिए है। ये गाइडलाइन हम ऐसे बना है कि जैसे हमारा देश में जितने बच्चे हैं, हम सबका नीड कैसे एड्रेस कर पाएँगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनका पास सब फैसिलिटी है, और कुछ बच्चे हैं उनका पास फैसिलिटी नहीं है। जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको भी कैसे हम एड्रेस कर पाएँगे। इसलिए ये गाइडलाइन में हम ध्यान दिया कि जिसका पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है और जिसका पास है और जिसका पास पूरा है, ये सब कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसको हम बेस करके डिजिटल एजुकेशन का गाइडलाइन बना है। और ये गाइडलाइन में आप देखेंगे ये ज़्यादातर हम पेडागोजी को कंसिडरेशन को लिया है। क्योंकि खाली ऑनलाइन का बात हम जब हो रहा है, क्लास जब फेस टू फेस क्लास चल रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, हमारा फेस टू फेस मोड बंद हो गया, बच्चे घर पे हैं। हाँ, वो अब हम सोचते हैं कि हम ऑनलाइन मोड में जैसे स्कूल में पढ़ाते थे वैसे पढ़ाएँगे, हमारे बच्चे बेनिफिटेड होंगे। इसमें बच्चे लोग का मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम सोचा कि ये जो है ये पेडागोजी के लिए हम ऐसे बनाएँगे कि स्क्रीन टाइम कम होगा, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चे लोग को करने के लिए मिलेगा, और पेरेंट्स के साथ मिल के कर पाएँगे। घर पे जो अवेलेबल रिसोर्स है, इसको लेके कर पाएँगे। इसीलिए हम ये गाइडलाइन ऐसे बनाया कि हम पहले प्लान करेंगे, क्या है जो बेसिक फैसिलिटी क्या है, कितना लोग के पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कितना लोग के पास नहीं है। तो उसको बेस करके हम क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके हम उसी हिसाब से हम उनको फिर अरेंज करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ाएँगे, और हमारा जो क्लासरूम इंटरेक्शन जो हम कैसे हम कर पाएँगे, वो करेंगे। जी। इसके साथ उनको ट्रैक भी करेंगे, उनको एप्रिशिएट करेंगे, और पेरेंट्स को गाइड देंगे। ऑनलाइन का बात जब होता है, तो पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं हमारे बच्चे एंगेज होंगे, वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद सीखेंगे, तो जो ऑब्ज़र्व करने के बाद वो जो सीखेंगे वो मीनिंगफुल होगा,
और ये एक्चुअली उनको रियल जो हम लर्निंग का बात कर रहे हैं, एक्चुअल लर्निंग होगा, वो दे विल नेवर फॉरगेट और रोट लर्निंग नहीं होगा, वो आराम से सीखेंगे, मेंटल हेल्थ उनका अफेक्टेड नहीं होगा और उसका साथ हम भी चाहते हैं उनका फिजिकल हेल्थ भी योगा करें और मेंटल हेल्थ के लिए बात करें, पेरेंट के साथ मिल के बात करें, दोस्त के साथ टेलीफ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और टीचर गाइड करेंगे, ओवरऑल टीचर गाइड करेंगे और ये लोग उसको बेस करके काम करें। कुलभूषण साहब, अब मैं स्कूलों पर आता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि कह रहा था कि प्राइमरी विंग की मैं बात कर रहा हूँ और जो नई गाइडलाइंस है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्री प्राइमरी की बात है, वहां पर प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा का एक्सपोजर बच्चों को डिजिटल मोड पे नहीं देना है। इस प्री प्राइमरी सेक्शन की बात करूं, अभी भी देश भर के बहुत सारे स्कूलों में 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई स्कूल की ओर से चल रही है। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों है, जब खुद सरकार का मंत्रालय ये कहता है कि प्री प्राइमरी में 30 मिनट तक ही काफी है बच्चों को पढ़ाना, और ये जो मोड है ये वैकल्पिक मोड नहीं है कि आप बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो आप पूरी शिक्षा उसे इस मोड के जरिए दे सकते हैं। ये उसकी क्रिएटिविटी और दूसरी चीजों को मैं कहूँ कि बिजी रखने के लिए शायद ये मोड तैयार किया गया है। ऐसा क्यों है, और क्या इसे आपको लगता है कि स्कूलों को अपने खुद के लेवल पर बदलने की जरूरत है या इसके रास्ते में कोई रुकावट है? कवीन जी, जैसे ये कहा गया है कि प्री प्राइमरी के बच्चे को 30 मिनट ही ऑनलाइन एजुकेशन देनी है। सबसे पहले तो मैं MHRD डिपार्टमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है बहुत शीघ्रता से इस काम को किया और ऑनलाइन जो स्टडीज़ बच्चों तक पहुँचे, ये गाइडलाइंस बनी, चाहे इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस था, पेरेंट्स का भी इंटरफेरेंस था, क्योंकि सबसे पहला काम तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन पहुँचे। तो जो 30 मिनट की बच्चों तक जो प्राइमरी की आपकी बात है कि 30 मिनट, और अक्सर जो बच्चे 2 से ढाई घंटे स्कूल के अंदर स्टडीज़ करते थे, तो 30 मिनट भी अगर बच्चों को स्टडीज़ जाएगी तो इसका एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लर्निंग गैप बच्चों के अंदर नहीं आएगा, बच्चे लर्निंग हैंडीकैप नहीं बनेंगे और इसमें अभी और भी सुधार किया जा सकता है। जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों की आइज़ पे फ़र्क पड़ेगा, कि अगर वो ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो हमारे साथ आगे एक्सपर्ट्स भी आपके इस पैनल में जुड़े हुए हैं। अगर आप आज अक्सर घर में देखेंगे तो बच्चे 30 मिनट क्या, मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल और जो है गैजेट्स के साथ जुड़े होते हैं। तो और भी इसमें सुधार भी की गुंजाइश है कि अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर, जैसे अभी हमारे NCERT के एक्सपर्ट कर रहे थे कि पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व हो तो उनको दूसरी तरफ से जो वो स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं वो टाइम कम किया जाए। और बच्चों की जो आँखों की बात कही जा रही है तो वहाँ पर एक समय कम किया जा सकता है। लर्निंग में थोड़ा और भी इनोवेटिव तरीके से, जैसे ऑडियोज़ के तरीके से भी उनको, जिससे उनको स्क्रीन के ऊपर फोकस ना करना पड़े, इस तरह की प्रैक्टिसेस भी की जा सकती हैं, जिससे लर्निंग गैप सबसे बड़ा जो वो होना चाहिए कि लर्निंग गैप ना पड़े। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने गाइडलाइन तो बना दी, लेकिन पेरेंट ऑनलाइन शिक्षा का इस समय बहुत विरोध कर रहा है। उस गैप को भी दूर करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन उसके पर पहुँचे। और जैसे ये भी आया कि बहुत सारे लोगों के पास गैजेट्स भी नहीं है, उनके पास मोबाइल्स भी नहीं है, तो इसके ऊपर भी गाइडलाइन बनाने के बाद सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार बच्चों पे ये सारी चीज़ें पहुँचे जिससे लर्निंग का नुकसान न हो। जी, लेकिन इसकी ओर से, सरकार की ओर से कुछ टीवी चैनल्स के जरिए, सरकार के अपने चैनल है, वहां से भी शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा है। मेरा बहुत सीधा सवाल सर ये था कि क्या स्कूलों की ऐसी मजबूरी है कि वो जो 30 मिनट या 45 मिनट प्री प्राइमरी के लिए काफी माना जा सकता है, उससे ज्यादा 2-3, 2.5 घंटे की स्टडी उन प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए क्यों कंपलसरी की जा रही है? मैं डॉक्टर यतन आप समझना चाहूंगा, प्री प्राइमरी में जो बच्चा होता है और जो उसकी एज और जो उसका मैं कहूँ कि मानसिक या शारीरिक विकास है, उसके नजरिए से 30 मिनट का एक्सपोजर डिजिटल मोड में पर्याप्त है, ज्यादा है, कम है? और जिस तरीके से आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं कि 2 से 3 घंटे के बीच प्री प्राइमरी की क्लासेस चल रही हैं, वो कितना हार्मफुल और किस तरीके से हार्मफुल हो सकता है? अगर स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बात करें तो 2 पहलू हैं। पहला है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरा है मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। मैं फिजिकल हेल्थ
जब भी आप किसी स्क्रीन को देखते हैं तो आपके फिजिकल हेल्थ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की संभावना है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी आइज़ पर पड़ता है। आपको आँखों में इरिटेशन, आँखों में दर्द महसूस होना, ड्राई की समस्याएँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्चर ठीक नहीं है तो आपकी गर्दन में, आपकी कमर में, पीठ में तकलीफ हो सकती है। अगर आप कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं और लंबे समय के लिए कर रहे हैं, रिस्ट में भी दिक्कत हो सकती है। तो यह पहलू फिजिकल हेल्थ को लेकर है। दूसरा इशू है जो मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ को लेकर है। उसमें भी 2 तरह के इश्यूज हैं। पहला है ऑनलाइन सेफ्टी के कंसर्न जैसे कि साइबर बुलिंग से संबंधित समस्याएं और दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और इंटरनेट एडिक्शन की संभावना की जब हम बात करते हैं। तो अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल की बात करें तो उसमें समझना जरूरी है कि उस आयु वर्ग बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बड़ा सीमित होता है और अगर आप कुछ चीज़ उन्हें दिखा रहे हैं तो ये इंटरेस्ट की ना हो, तो ये अटेंशन संभाल कर रखना आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है उस दृष्टिकोण से। तो मेरी समझ ओके। में जो गाइडलाइन है उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप आधे घंटे का इस्तेमाल पीरियड्स के साथ कर ये सुनिश्चित करने के लिए करें कि पूरे दिन में किस बच्चे को किस तरह से सिखा सकें। बजाय इसके कि आप पूरी क्लास को आधा घंटा सामने बिठा के उस आधे घंटे में सिखाने की कोशिश करें, उस समय का उपयोग मेरी समझ में इन बच्चों को आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट करने की और पेरेंट्स को टिप्स देने की कि वो कैसे शिक्षा में सहयोगी बन सकते हैं, क्या वो चीज़ें घर पे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ओके। सेनापति सर, जिस तरीके से अब मैं आता हूँ, पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है, ये साफ तौर पर कहती हैं कि राज्य या जो भी स्टेट हैं, वो 30 से 45 मिनट के 2 सेशन, यानी कि 1 से डेढ़ घंटे का मैक्सिमम, मैं कहूँ अधिकतम जो है एक्सपोज़र पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, उनकी क्लासेस और उनके कोर्सेज़ को लेकर। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम है, जहाँ पर स्कूलों में क्लासेस चल रही हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ पर ये क्लासेस अभी भी जो रेगुलर टाइमिंग होती थी 8 से और 1 बजे तक के बीच की, नॉर्मल तौर पर करीब-करीब उतने ही आवर का एक्सपोज़र ऑनलाइन या डिजिटल में स्कूल्स की ओर से हो रहा है। जी। ये जो बात है हम सोचते हैं कि हम सिलेबस में जितना कंटेंट है सब वो थ्रू ऑनलाइन मोड में कवर करने का कर देंगे, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। हम चाहते हैं, हम क्यों सजेस्ट किया कि 30 टू 45 मिनट्स का 2 सेशन, तो इसमें क्या है टीचर गाइड करेंगे, टीचर कुछ असाइनमेंट देंगे, कुछ प्रोजेक्ट वर्क देंगे, तो बच्चे एंगेज होंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चे खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। हमको ये लगता है कि हम जब तक वो बच्चे लोग को पढ़ाएँगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। ये तो गलत इम्प्रेशन है, क्योंकि पहले आप लर्निंग थ्योरी देखेंगे कि हमारा इम्प्रेशन था कि हमारे बच्चे लोग को कुछ मालूम नहीं है, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। ये गलत है। हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं, जब पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं, ये जो 2 सेशन हमको मिलेगा, इन 2 सेशन में हम उनको बहुत सारा काम देंगे, असाइनमेंट देंगे और उनको गाइड करेंगे और दे विल बी एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। खाली साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज नहीं करेंगे, इसके साथ ड्राइंग भी करेंगे, इसके साथ अदर प्रोजेक्ट वर्क करेंगे और उनका स्किल का हम डेवलपमेंट कैसे होगा और फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक रहेगा, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, ये सबको हमको कंसिडरेशन को लेना पड़ेगा। नहीं तो हमारा बच्चे ठीक से ये पीरियड में ठीक से सीख नहीं पाएँगे और बेसिक हम जो रिकमेंड किया इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी का हिसाब से बच्चे खुद करेंगे, खुद सीखेंगे एंड दैट विल बी इंटरेक्शन। हम सोशल इंटरेक्शन का बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जिसके पास टेलीफ़ोन है, वो तो आप ब दूसरा बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाएँगे, जिसके पास इंटरनेट है, वो कुछ ग्रुप वर्क कर पाएँगे, शेयर कर पाएँगे, वो कुछ ब्लॉग में लिख पाएँगे। ये सब काम हम रिकमेंड करते हैं। हम नहीं चाहते कि जो टेक्स्ट बुक में इसको एज़ इट इज़ ट्रांसलेट कर देंगे, बच्चे लोग का बेनिफिटेड होंगे, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें रोte लर्निंग होगा।
हम ये रोट लर्निंग को डिस्करेज करते, हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुद नॉलेज कंस्ट्रक्शन करें और ये खुद कर पाएँगे तो जब हम उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे। हम इसमें क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड लर्निंग सिचुएशन टू आवर चिल्ड्रन। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे और उसमें उनको बहुत सारा जो ऑब्जर्वेशन में बहुत सारा क्वेश्चन उनका पास आएगा, बहुत सारा हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट करेंगे, तो खुद वेरीफाई करेंगे, खुद सीखेंगे। इसमें क्या होगा, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा और दे कैन डू इन अ बेटर वे और वो जो लर्निंग होगा दैट दे विल नेवर फॉरगेट, वो रोट लर्निंग नहीं होगा। हम ये चाहते हैं, इसीलिए हम कम स्क्रीन टाइम रिकमेंड किया, क्योंकि बच्चे को टाइम मिलेगा खुद को कुछ करने के लिए, खुद दे विल एक्सप्लोर, दे विल क्रिएट और वो कुछ इनोवेटिव काम करेंगे, वो पेरेंट्स अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएँगे। क्योंकि टीवी है, तो टीवी में भी वो खुद कुछ प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करके अपना नोटबुक में वो कुछ लिख सकते हैं और कुछ प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं, ये हम चाहते हैं। इसलिए हमारा अप्रोच ओके। थोड़ा अलग है, हम नहीं चाहते कि जो सिलेबस में है एग्ज़ैक्ट उसको ट्रांज़ैक्ट करें। जैसे आप देखेंगे हम जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बना है, उसमें लर्निंग आउटकम को हम फोकस किया, जो स्किल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना चाहिए और उसके लिए जितना कंटेंट चाहिए इतना ही वो ट्रांज़ैक्ट करें। ये हमारा फोकस है। कुलभूषण साहब, क्योंकि पहली से अगर 8वीं तक के लिए कहें 2 सत्र 30 से 45 मिनट गाइडलाइंस के मुताबिक, यानी 1 से 1.5 घंटे का सेशन हो सकता है पर डे के लिहाज से। ऐसे में अभी जो मौजूदा सिस्टम उसमें हम देख रहे हैं करीब 4 से 6 घंटे की क्लासेस 8वीं क्लास तक चल रही है, जो भी स्कूल ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड में है। जी। अब इसे अगर कम करते हैं तो क्या चुनौतियां स्कूल्स के सामने हैं जिसका फोकस एनसीईआरटी या सीबीएसई को करना चाहिए? नहीं, ये हम इसलिए आप वो देखेंगे हम जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया, इसमें हम लर्निंग आउटकम को फोकस किया। लर्निंग आउटकम में हमारा स्किल कॉम्पिटेंसी हम पूरा स्पेसिफाई किया और इसको बेस करके हम रिसोर्स को भी दिया, रिसोर्स को लिंक दिया। हमारे पास जो ई पाठशाला है, एनआरओईआर है, दीक्षा पोर्टल है, इसमें जो मटेरियल है, वो बच्चे खुद डाउनलोड करेंगे, सीखेंगे। उनका लीजर टाइम है, ऐसा नहीं हम नहीं चाहते कि वो ओनली 2 घंटा एंगेज रहेंगे। वो घर ओके, पे सेनापति साहब, मैं जी, कुलभूषण जी, साहब से एक बार पूछ लेता हूँ, फिर मैं लौटता हूँ आपके पास। कुलभूषण जी, जी। बताएं। प्रवीण जी, जैसे आपका प्रश्न है कि पहले 6 घंटे के करीब जो है ये बच्चे पढ़ा करते थे, अब जो है 30-30 मिनट, 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। तो इसके लिए एक तो सिलेबस को भी थोड़ा कम करना चाहिए। जो अगर आप सोचें कि अभी पूरा उसी तरीके की लर्निंग ऑनलाइन की जा सकती है, तो ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं था। और जब ये ऑनलाइन जब स्टडीज होगी तो बात ठीक है, रोड लर्निंग से भी बच्चे बाहर निकलेंगे, नए-नए इनोवेटिव। तो इस पे बोर्ड्स को और जो एनसीईआरटी इन सबको तो थोड़ा सिलेबस भी इस तरीके का कम करना चाहिए कि जिसका आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है कोई फायदा नहीं है। वो इस पे सीबीएसई भी काम कर रहा है और बोर्ड्स भी इस पे काम कर रहे हैं। और लगातार अगर हम सोचें कि 6 घंटे बच्चों को ऑनलाइन बैठकर पढ़ाया जा सके तो ये इम्पॉसिबल है। उनकी कंसंट्रेशन उतनी नहीं रहेगी जिस तरह क्लासरूम में एक स्टडीज होती थी, वो एक अलग एनवायरनमेंट था और ऑनलाइन का एक अलग एनवायरनमेंट है। तो इसमें ये गैप देकर सिलेबस को कम करके और बड़े इनोवेटिव तरीके से, जिससे जो है लर्निंग आउटकम, जैसे उन्होंने कहा कि लर्निंग आउटकम बेहतर निकले, वो प्रैक्टिस अगर की जाएगी तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि एमएचआरडी का अच्छा स्टेप है, सिर्फ इसको पहुंचाना कैसे है, इसका आउटकम कैसे निकले, कैसे हर बच्चे तक पहुंचे, इस पे अब बहुत ज़्यादा फोकस अब काम करने की ज़रूरत है कि हर बच्चे इसका लाभ ले सके और उसका लर्निंग आउटकम बेहतर उनको मिल सके, वो इनोवेटिव बन सके। तो इस पे अब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम पे कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं होगा। ये गाइडलाइन जो एक्सपर्ट्स ने बनाई है, बेहतर गाइडलाइंस है, इसका सभी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर यतनपाल, क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग देशों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने देश में देख रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन मोड के ज़रिए हम लोग पढ़ाई दोबारा से शुरू कर पाए हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर मैं कहूँ 5th क्लास या उससे आगे की क्लास या 8th से आगे की क्लासेस के लिए जो बच्चे हैं, वो मानसिक तौर पर कितने ज़्यादा तैयार रहते हैं इस मोड से एक्सेप्ट करने को लेकर, या फिर जो कंसंट्रेशन की बात आ रही है कि ध्यान किस तरीके से फोकस कर पाते हैं, वो चुनौती छोटे बच्चों में और उसके बाद जो मिडिल क्लासेस हैं, वहाँ पर किस तरीके से बदलती है एज के साथ? अगर हम मिडिल क्लासेस की बात करें तो डेफिनेटली प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों से बेटर उनका अटेंशन स्पैन होता है। इसके अलावा उनमें नए सिचुएशन में अडेप्ट करने की कैपेसिटी भी उनसे ज़्यादा होती है।
तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को आप ठीक से गाइड करेंगे और उन्हें समझा पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो एडजस्ट कर पाएंगे। समस्या तब आएगी जब उन्हें बिना किसी एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट गाइडेंस के कुछ करने के लिए कहा जाएगा। एक सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरी समझ में हमें बच्चों को क्लियर करना ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस जो ऑन कैंपस या इन क्लास जो सेशंस होते हैं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं है। ये सीखने का एक अलग तरीका है जिसमें से हम कुछ एलिमेंट्स ऑन कैंपस लर्निंग स्टाइल के डाल रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स हम ऑनलाइन के डाल रहे हैं। इससे बच्चों की एंजाइटी भी घटेगी। इसके अलावा हमें पेरेंट्स की एंजाइटी की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक सिखाने का, सीखने का नया तरीका है। वो किस तरह से इस बदलते हुए शिक्षा के जो संदर्भ है उसके साथ एडजस्ट करें ज़रूरी है। और फाइनली हमें टीचर्स की कंसर्न भी वैलिडेट करना ज़रूरी है। उनके लिए भी ऑनलाइन पढ़ाना एक बिल्कुल नया आयाम है। ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो इसमें ट्रेंड नहीं है, तो उनके मन में भी थोड़ी सी एंजाइटी होना स्वाभाविक है कि बच्चे किस तरह से एंगेज रख पाएंगे। और अल्टीमेटली जो एक्सपेक्टेशन है, इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी, क्या हम उसमें खरे उतर पाएंगे। तो इस तरह की जो कंसर्न है टीचर्स के, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स के मन में नहीं क्या हम एडिक्वेट हैं इस तरह से टीच करने के लिए। ओके, सेनापति साहब, कुछ सवाल हैं दर्शकों के, मैं चाहूंगा एक एक करके उन पर फोकस कर पाएं, और इसी से जुड़े हुए सवाल हैं। कई सारे पेरेंट्स ने ये भेजा है कि हमारे स्कूल, जो बच्चों के स्कूल हैं, वहां पर 3rd, 4th, 5th, 6th और 8th क्लास तक के बच्चों के लिए जो क्लासेस की टाइमिंग है वो नॉर्मली 4 से 5 घंटे के आसपास है। सीबीएसई बोर्ड से अगर एफिलेटेड इस तरीके के स्कूल्स हैं, तो क्या नई गाइडलाइंस को मानना उनके लिए बाध्यकारी है, कंपलसरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पेरेंट्स के पास विकल्प क्या है? नहीं, हम तो इसको एड्रेस करने के लिए जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बना है, ये हम इसमें तो पूरा प्रोविजन रखा कि लर्निंग आउटकम को लेके बच्चे अपना हिसाब से वो सीखेंगे, वो काम करेंगे, उसमें तो कुछ इश्यू नहीं होगा। 2 घंटा तो हम बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम 1.5 घंटा से 2 घंटा, लेकिन वो तो पूरा होल डे तो बिजी, वो तो अपना हिसाब से काम करेंगे और वो एंजॉय भी करेंगे लर्निंग को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोनोटोनस वे में वो सीखेंगे। वो कुछ करेंगे, जब वो इंटरैक्ट करेंगे और कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे और उनका हॉबी का हिसाब से भी कुछ कर पाएंगे। अल्टीमेटली हम लर्निंग आउटकम को प्रमोट करना चाहते हैं, बेसिक स्किल कॉम्पिटेंस को प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें तो कुछ इशू नहीं होगा और सीबीएसई का साथ हम मिलके भी काम करते हैं, और ये जो एकेडमिक कैलेंडर हम बनाए सब सीबीएसई स्कूल में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ऑनलाइन जो गाइडलाइन हम बना है, जो प्रज्ञान था, वो गाइडलाइन में भी हम वही एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को रेफरेंस भी दिया है, तो इसको यूज करेंगे। और वो जो अप्रोच हम सजेस्ट किया, जो पेडागोजिकल अप्रोच सजेस्ट किया, जो स्टेप दिया है, इसको फॉलो करके तो लर्निंग आउटकम अटेंड कर पाएंगे हमारे बच्चे। और तो इसमें उनका होलिस्टिक, हमारा फोकस जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट का ऊपर है। हम खाली टीचिंग लर्निंग का बात नहीं करते, उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा, और वो क्रिएटिव होंगे, वो कुछ कर पाएंगे, वो हम चाहते हैं। कुलभूषण साहब, क्या स्कूल्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप इसको दर्शकों को हमारे एश्योर करना चाहेंगे कि नई गाइडलाइंस के लिहाज से ही डिजिटल क्लासेस आगे चलेंगी और इस पर फोकस करेंगे स्कूल, ना कि स्ट्रेच करेंगे बहुत ज़्यादा क्लासेस? क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने लिखा है कि क्या फीस के चलते कि फीस हम जमा करते रहें, इसलिए इन क्लासेस को नॉर्मल क्लासेस की तरह स्ट्रेच किया जा रहा है उतने आवर तक, जबकि गाइडलाइंस कुछ कहती हैं और छोटे छोटे बच्चों को कई घंटों तक अपनी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। देखिए कबीर जी, जो स्कूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी उस गाइडलाइन से बाहर स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल का काम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तोड़ना नहीं है, स्कूल का काम है बच्चों को एजुकेट करना एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आज भी जो गवर्नमेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स काम करते हैं और उसी गाइडलाइन से काम करते हैं। स्कूल्स का ड्यूटी भी यही है कि बच्चों की लर्निंग आउटकम जो है उसको इम्प्रूव करें और बेटर से बेटर एजुकेशन देने का काम करें। तो इसी दायरे में रह के कैसे बेटर एजुकेशन बच्चों को दी जा सकेगी, तो वो मिलकर स्कूल और पेरेंट्स और सरकार मिलकर उस पर काम करेगी। स्कूल कहीं भी गाइडलाइंस को जो है बाहर जाने का स्कूल का कोई मतलब ही नहीं बनता, ना स्कूल जाएगा। स्कूल के पास
इस तरह का कोई राइट नहीं है कि वो बाहर जाए, लेकिन जो भी सिलेबस है उसको पूरा कराना स्कूल की ड्यूटी ज़रूर है। अगर आप देखते हैं कि कई बार बच्चे को वीक होते हैं तो स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाता है, पेरेंट्स भी डिमांड करते हैं। अगर कहीं लर्निंग आउटकम में गैप पड़ रहा होगा तो स्कूल वहाँ पर ज़रूर, अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे, पेरेंट्स चाहेंगे तो ऐसा काम ज़रूर करने की कोशिश कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। और अगर कल को जब न्यू इसको रिव्यू भी किया जाना चाहिए थोड़े टाइम के बाद, कि जो गाइडलाइंस बनी है उससे कहीं लर्निंग आउटकम का जो है गैप तो नहीं पड़ रहा, प्रभावित नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट भी इसको रिव्यू कर सकती है। और पेरेंट्स और स्कूल मिलकर भी अगर कहीं पर दिक्कत है तो मिलकर कॉपरेशन से काम कर सकते हैं, अदरवाइज किसी गाइडलाइंस को स्कूल जो है वो तोड़ने का काम नहीं करेगा। और एक और सवाल है शर्मा जी की, क्या जो सिलेबस को कट किया गया है गवर्नमेंट की ओर से अलग अलग क्लासेस में, उसको फॉलो किया जा रहा है और क्या उसे और कम करने की ज़रूरत है नए गाइडलाइंस में जो स्टडी के लिए वर्किंग टाइम दिया गया है? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैंने लोगों से बात की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिलेबस में ऐसी होती हैं जो बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे सिविक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आउट की गई जिससे बच्चा एक्टिव, अलर्ट और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकता है। उसको ऑप्शनल किया जा सकता है कि वो ऑप्शनल बताया जाए कि भाई बच्चे उसको पढ़ें, उसको सिलेबस में ना लिया जाए, इसको मार्क्स के साथ ना जोड़ा जाए। लर्निंग में उनके गैप नहीं रहना चाहिए, इस तरह की एमएचआरडी को भी कोशिश करनी चाहिए। और सिलेबस, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे स्ट्रेस में भी हैं, घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो सिलेबस जो कम किया गया है उसका भी हम कई मायनों में स्वागत करते हैं ताकि बच्चों पे स्ट्रेस ना पड़े। और ये एमएचआरडी की ही और एनसीईआरटी इनकी ही ड्यूटी है कि सिलेबस उस तरह का बने कि आगे जाकर जो हायर एजुकेशन में बच्चों को जो ऐसी चीज़ें रह ना जाए जो आगे उनको ज़रूरत होती है। ये हमारे नीति निर्धारकों की ड्यूटी है और स्कूल्स अपनी तरफ से जो गाइडलाइन बनेगी उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। ओके डॉक्टर यतन, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त कोविड टाइम में पढ़ाई है और जितने भी घंटे या मैं कहूँ कि जो टाइमलाइन जारी की जा रही है उससे अलग क्या खास सावधानी पेरेंट्स को रखनी है, और चाहे वो बच्चे बड़े हों या छोटे हों, जब एक्सपोजर की बात आ रही है स्क्रीन? ये पहली बात तो ये है कि अब आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके बच्चों का गैजेट्स और इंटरनेट को लेकर एक्सपोजर बढ़ने वाला है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वे इस बात की जानकारी रखें कि उनके बच्चे इंटरनेट और लैपटॉप का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या किसी और गतिविधि के लिए भी कर रहे हैं। यानी पहली बात तो उन्हें जागरूक होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उन्हें बच्चों के साथ मिलकर इस ऑनलाइन टीचिंग को एक्सेप्ट करना है ताकि बच्चे यह देख पाएँ कि पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और उनके पार्टनर हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि पेरेंट्स ये जान पाएँगे कि बच्चे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स को इस बात के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चे अब ऑनलाइन जा रहे हैं तो वो इंटरनेट से एक्सपोज हो रहे हैं। तो जो साइबर क्राइम्स हैं, साइबर बुलिंग है, इससे उनका एक्सपोजर होने की संभावना बढ़ने वाली है। उस बात को लेके जो प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा कोविड के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें उनको तो मानना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हम किस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन बैलेंस को लाइफ में ला सकें ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ अपने पूरे डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समझाने के लिए असल में बच्चों के लिहाज से इस कोविड काल में जो नई गाइडलाइंस हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो चुनौतियां हैं चाहे वो पेरेंट्स के सामने हो, स्कूलों के सामने हो या फिर सिस्टम के सामने हो, उन सब के बीच में सामंजस्य के साथ हमें इस संकट के काल से बाहर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार।